सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदाए हक न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम सदाए अजहर में आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस प्रोग्राम में मैं बात करूंगा 5 अहम मसाइल के सिलसिले में। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सभी हजरात बखैर आफियत होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल से इंसिलाक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल से मुंसलिक हो जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन यानी जानकारी आपके मोबाइल पर वक्त पर मिल जाया करेगी। 5 मुल्की मसाइल में सबसे पहला मसला यह है कि हमारे देश में महामारी और कोरोना वायरस का खतरा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस की बीमारी ने जोर पकड़ रखा है, लोग ज्यादा से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इसके बावजूद सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती और सरकार अपनी गफलत का मुजाहरा ही करती जा रही है। अब देखिए कि एक तरफ महामारी का जोर है, दूसरी तरफ नेपाल और चीन का जोर है। नेपाल और चीन हमें दबाना चाह रहा है और चीन की फौज, नेपाल की फौज हिंदुस्तानी फौज के साथ जो रवैया इख्तियार कर रही है वो काबिल मजम्मत है। इन सब के बावजूद हमारी सरकार चुनाव प्रचार के काम में लगी हुई है और चुनाव प्रचार के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि अभी लॉकडाउन के ज़माने में जब गरीब मजदूरों को घर भेजने का मसला पेश आया तो भाजपा सरकार ने हाथ खड़े कर लिए कि हम इन्हें इनके घर तक पहुंचाने के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हैं। समाजी तंजीमें, समाजी कार्यकर्ता सामने आए और उन्होंने बहुत सारे गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने में उनकी मदद की। इस दौरान सबसे ज़्यादा जो मजदूर हमें परेशान हाल मिले वो बिहार और यूपी के। बिहार की तरफ जो मजदूरों की तादाद बढ़ी है और मजदूरों का वो तबका अपनी फैमिली के रोजगार के लिए वो बाहर जाकर मजदूरी करते हैं, दिन भर पसीना बहाते हैं। जब उन्हें घर वापस भेजने का मसला पेश आया तो इस सरकार के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं था जिसे ये खर्च करती। लेकिन आप देखिए कि अभी वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए और वर्चुअल प्रोग्रामों के जरिए अमित शाह और मोदी ये दोनों मिलकर करोड़ों रुपए जो भारत देश की जनता के पैसे हैं वो करोड़ों रुपए किस तरह से पानी की तरह बहा रहे हैं और वो पैसे ज़ाय कर रहे हैं। जब मजदूरों को घर भेजने का मसला होता है तो इनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन जब चुनाव प्रचार की बात आती है, वर्चुअल रैली की बात आती है तो हज़ारों की संख्या में एलसीडी लगवा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि उन गांवों तक भी जहाँ सरकार राशन भेजने में असफल रही वहाँ अपना भाषण ये भेजने में सफल हो जाते हैं। तो ये है पहला मसला जो हमारे देश से जुड़ा हुआ है कि देश तरह तरह की खतरात का सामना कर रहा है और देश की सरकार जो है वर्चुअल रैली में पैसा खर्च कर रही है। दूसरा मसला है चीन और नेपाल का। चीन और नेपाल रोज बरोज हिंदुस्तान को डरा रहे हैं और हिंदुस्तानी फौजों के साथ वो पंजा आराई कर रहे हैं और हिंदुस्तान की सरकार है जो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। हमने कांग्रेस के सरकार में देखा था कि भाजपा के बड़े बड़े कार्यकर्ता, भाजपा के बड़े बड़े लीडरान जब कोई थोड़ी सी भी बात होती थी अंदरूनी यानी दाखिली उमूर की, अगर कोई ज़रा सी भी बात उनके सामने आती थी तो वो धरना दे बैठते थे, वो एहतिजाज करने लगते थे, वो सड़कों पर उतर जाते थे। यहाँ तक कि स्मृति ईरानी को हमने देखा कि वो सरकार के आला ओहदेदारान के पास अपनी चूड़ियाँ भेजा करती थी। लेकिन आज स्मृति ईरानी कहीं नज़र नहीं आ रही है, वो धरना देने वाले कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, एहतिजाज करने वाले कहीं नज़र आ रहे हैं। सरकार को जैसा कि सांप सूंघ गया हो। चीन और नेपाल से निपटने के लिए सरकार के पास क्या शेड्यूल है, क्या तैयारी है, किसी भी चीज़ का हिंदुस्तान की सरकार हमें भरोसा और हिंदुस्तान की जनता को भरोसा दिलाने के। तीसरा मसला यह है नाजरीन कि चीन और नेपाल के मुतालिक मीडिया का क्या किरदार है। हमारे देश का मीडिया जिसकी अक्सरियत आज गोदी मीडिया में बदल गई है, यानी अक्सर मीडिया चैनल्स जो सरकार की गुलामी करने लगे हैं, पत्रकारिता की बजाय चाटुकारिता करने लगे हैं, उनका किरदार क्या है। वो इस मामले को यानी चीन की तरफ से हमला हो रहा है, नेपाल की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं,
ऐसे सिचुएशन में मीडिया का किरदार किया है। आपको बहुत ही अफसोस होगा इस गोदी मीडिया को सुनकर कि जब पाकिस्तान पर हमले होते हैं और किसी देश पर हमले होते हैं तो उस हमले का क्रेडिट ये गोदी मीडिया मोदी और अमित शाह को दे देता है, लेकिन जब किसी देश की तरफ से जुल्म होता है और किसी देश की तरफ से ज्यादती होती है और हमारे जवान सरहदों पर मारे जाते हैं तो उसमें ये कसूर उन जवानों का ही निकालने लगते हैं ये मीडिया चैनल्स वाले। ये बिकाऊ पत्रकार सरहद पर खड़े हुए अपनी जान गंवाने वाले जवानों को ही कसूरवार ठहराने लगते हैं और सरकार की नाकामियों पर पर्दा डालने लगते हैं। तो ये हमारे मुल्क के मीडिया का किरदार है जो पूरी तरह से बिक चुका है, गुलाम बन चुका है। चौथा मसला नाजरीन मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि चीनी सामान का, चीन के सामानों का, चीन के प्रोडक्ट्स का पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान के अंदर बायकाट किया जा रहा है और बायकाट के मुख्तलिफ तरीके अपनाए जा रहे हैं। हमारे सामने वीडियोस भी आ रही हैं जिनमें लोग अपना टीवी, अपना लैपटॉप, अपना सामान बाहर निकाल कर तोड़ रहे हैं। सबसे पहले तो उन सामान तोड़ने वालों की अक्ल पर मातम करना चाहिए कि भाई जिस सामान को आपने मार्केट से खरीद लिया, जिस सामान का पैसा चीन की उस कंपनी तक पहुंच गया जिसका आप बायकाट कर रहे हैं, तो एक तरफ आप पैसा देकर फिर उस सामान को तोड़ रहे हैं, तो इसमें सिवाय आपके नुकसान के और कुछ नहीं है। ये क्या अक्लमंदी की बात हुई कि आपने एक दुकान का बायकाट कर दिया लेकिन उस दुकान से खरीदा हुआ सामान आप ज़ाय कर रहे हैं। ये तो आपकी बेवकूफ़ी और नाअक्ली है कि आपने पैसे उस दुकानदार को दे दिए हैं, प्रॉफिट उसको पहुंचा दिया है, फ़ायदा उसको हासिल हो गया है, अब आप उसके सामान को ज़ाय करें, इस्तेमाल करें, तोड़े, फेंक दें, इससे उसका क्या बिगड़ने वाला है। तो जो बायकाट का ये तरीका सामने आ रहा है कि लोग अपना ही सामान ज़ाय कर रहे हैं, ये सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है। हाँ, अगर सरकारी सतह पर चाइना का बायकाट हो, चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकाट हो, चीन की कंपनियों का बायकाट हो, तो उस बायकाट का फ़ायदा हो सकता है, वरना जनता के थ्रू से और अवामी सतह पर चीन के प्रोडक्ट्स का, चीन की कंपनियों का कितना ही बायकाट कर दिया जाए, चीन की कंपनियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, चीन की सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और चीन में नकली माल बनाने वालों को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। होना ये चाहिए कि हमारी सरकार खुद ये निर्णय ले, खुद ये फैसला ले कि चीन से कोई सामान नहीं आएगा, चीन के पास कोई सामान नहीं जाएगा। मेक इन इंडिया को ज़मीन पर लाने की ज़रूरत है, सिर्फ दावे और बतौलेबाजी से कुछ होने जाने वाला नहीं है। इसलिए हम तमाम लोगों को मिलकर ये आवाज़ उठानी चाहिए कि सरकारी सतह पर चीन का बायकाट हो, सरकारी सतह पर चीन के सामान का बायकाट हो, सरकार खुद सामने आकर चीन की कंपनियों का बायकाट करे और चीन से रत्ती बराबर कोई सामान हिंदुस्तान नहीं आने पाए, तभी जाकर चीन के सामान का बायकाट हो सकता है। इसके अलावा चीन की जितने वेबसाइट्स हैं, जितने एप्लीकेशंस हैं जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, उन तमाम एप्लीकेशंस को, उन तमाम वेबसाइट्स को हिंदुस्तान सरकार बायकाट करे, तभी जाकर चीन के प्रोडक्ट्स का बायकाट हो सकता है। पांचवा मसला नाजरीन ये है कि अमीश देवगन जो न्यूज़ 18 का एक भड़काऊ, नाम निहाद झूठा पत्रकार है, उसने अभी हाल ही में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी की है और उनके खिलाफ ज़बान दराजी की है। अगरचे उसने बाद में ट्विटर के ज़रिए और अपने चैनल पर सामने आकर खेद जताया है, माफ़ी नहीं मांगी है बल्कि खेद जताया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो उसकी सफाई है और जो उसका खेद जताना है ये बिल्कुल सरासर गलत है। उसने जानबूझकर यह गलती की है जो कि वो पहले भी करता रहा है और वो जुमला उसने बार बार कहा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, इसलिए उसका खेद जताना ये काबिल कबूल नहीं है। तमाम लोगों को, तमाम तंजीमों को जो ये काम कर रहे हैं कि अमीश देवगन के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर रहे हैं या दर्ज करने के सिलसिले में सोच रहे हैं, उन सभी को चाहिए कि सिर्फ अमीश देवगन के खिलाफ नहीं बल्कि अमीश देवगन जिस न्यूज़ चैनल पर काम करता है न्यूज़ 18, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए और मुल्क की सतह पर यह काम होना चाहिए। अमीश देवगन और इस जैसे तमाम पत्रकारों को सबक मिलना चाहिए और यह सबक उसी वक्त मिलेगा क्योंकि सरकार तो इन्हें खरीद चुकी है। अब अपोजिशन में जो लोग हैं, जब तक वो खुलकर सामने नहीं आएंगे और मजबूत तरीके से इन पत्रकारों के खिलाफ एक एहतिजाज बुलंद नहीं करेंगे,
उस वक्त तक इन पत्रकारों को अक्ल आने वाली नहीं है। और जहां जहां मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं उन मुकदमात की मजबूत तरीके से पैरवी होनी चाहिए। बाद तक भी उन मुकदमात को आप हजरात अपने सामने रखिए, उनकी निगरानी कीजिए और उन पत्रकारों को जब तक पसे जिंदा न डाल दिया जाए उस वक्त तक आपको बैठना नहीं है। वरना सिर्फ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए और उन पर कोई कार्रवाई न हो, किसी एमएलए, किसी एमपी, किसी खरीदार के जरिए से वो जमानत पर छूट जाए या उनकी रिहाई हो जाए या उनको एक दिन के लिए भी कटहरे में खड़ा न होना पड़े, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम देखते हैं कि मुकदमात जब पोजीशन के लोगों पर दर्ज होते हैं, जब पत्रकारों पर दर्ज होते हैं, उन पत्रकारों पर जो पत्रकारिता के बजाय चाटुकारिता करते हैं, जो सरकार की गुलामी करते हैं, तो जब सरकार के गुलामों पर मुकदमात दर्ज होते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, उन्हें जेल में नहीं डाला जाता। लेकिन सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों के खिलाफ अगर कोई मुकदमा कर देता है, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ तक कि अगर कोई शादीशुदा लड़की है और वो पेट से है तो उसको भी तिहाड़ जेल में डाल दिया जाता है और फौरी तौर पर एक्शन ले लिया जाता है। इसलिए हमें तमाम अपोजिशन पार्टियों को मिलजुल कर आवाज उठाने की जरूरत है। इस बिकी हुई सहाफत के खिलाफ, इस बिके हुए मीडिया के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ, इस जुल्म के खिलाफ जब तक हम मिलजुल कर एक साथ सामने आकर आवाज नहीं उठाएंगे उस वक्त तक बदलाव नहीं आ सकता। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं।